गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद विशाल सर में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर के बीच में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में, जिनमें से हमने क्वेश्चन कितने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। और इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिन्हें आप एग्जाम्पल भी कह सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या कह सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है जो चैप्टर के बीच में आई हुई हैं, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज, जो भी ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में पूछे गए हैं उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो एक बार रिकॉल करते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट्स के बारे में। एसिड क्या थे? एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। एंड व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर दोज कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH नेगेटिव इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल देखेंगे। जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, जैसे HCl। बेस का एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है NaOH। इसके बाद बात करते हैं साल्ट्स के बारे में। व्हाट इज साल्ट्स? साल्ट्स क्या होते हैं? तो जो साल्ट, जो लवण होते हैं, अम्ल व अक्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, ठीक है। When acid and base reacts, then we find या फिर we get water and salt. Okay? This reaction is called neutralization reaction. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, तो ध्यान से देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic और which one is basic? हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके पास दो विलयन A तथा B है। विलयन A का pH मान 6 है और विलयन B का pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन अक्षारीय है? तो एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब दो सॉल्यूशन आपको दिए हैं, सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B। एक को मैंने सॉल्यूशन A लिखा, दूसरे को B लिखा। समझ लेंगे पहले। सॉल्यूशन A का जो pH वैल्यू है वो कितनी दी है आपको? 6, और सॉल्यूशन B की pH वैल्यू आपको दी है 8। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है और कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने pH स्केल के बारे में पढ़ा है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जो pH स्केल होता है, pH स्केल के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स या जो सॉल्यूशंस pH रखते हैं लेस देन 7, ठीक है, जिनका pH 7 से कम होता है, वे क्या होते हैं? सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जिनका pH इज ग्रेटर देन 7, जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है, वे सारे क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। फिर 7 से ज़्यादा, चाहे वो 7.1 हो या फिर वो 14 हो, जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा कहलाएगा? आपका बेसिक सॉल्यूशन या अक्षारीय विलयन। तो जो ये 8 है, जो B है, B को हम क्या कहेंगे? B कैसा सॉल्यूशन है? आपका बेसिक सॉल्यूशन है। और जो A है, A की pH वैल्यू 6 है, इसका मतलब लेस देन 7 है। तो लेस देन 7 होने के कारण कैसा है ये? आपका एसिडिक नेचर का है। हिंदी भाषा में जान लेंगे अम्लीय, और बेसिक को क्या कहेंगे? अक्षारीय, ठीक है, समझ आ गया होगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन ने पूछा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में है। अब आपको एक बात और पढ़ा रखी है, एक वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें क्या है, उसका जो टॉपिक है वीडियो का वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। उस वीडियो को आप देख लेंगे। उस वीडियो में मैंने क्या समझाया हुआ है? H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH निगेटिव। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का जो प्रोडक्ट होता है, जो इनका गुणनफल होता है, वो कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 होता है। अब ये किस में होगा? क्योंकि हम जानते हैं
जो वाटर होता है, वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसका pH वैल्यू 7 होती है, तो 7 pH वैल्यू होने के कारण वाटर न्यूट्रल हुआ। अब वाटर हुआ न्यूट्रल, तो वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों ही आयंस कैसे हैं, इक्वल हैं। मतलब 10⁻⁻7 ये है और 10⁻⁻7 मोल पर लीटर ये है। दोनों की वैल्यू, दोनों की क्वांटिटी सेम होने के कारण दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं कोई एसिड डालता हूं, ध्यान से समझेंगे बात। सॉल्यूशन कैसा है, मान लीजिए क्या है, वाटर है। वाटर में हम जानते हैं दोनों की मात्रा बराबर, ठीक। अब अगर मैं इसमें HCl मिला दिया, मान लो भाई, ठीक है, HCl मिलाया या कोई सा भी एसिड मिलाया, तो एसिड क्या देगा, वाटर में डिसॉल्व होते ही H पॉजिटिव देगा। यहाँ से जब H पॉजिटिव इसके अंदर जाएंगे तो H पॉजिटिव की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। और जब ये बढ़ेगा, ये तो फिक्स रहना है, तो इसके बढ़ने के कारण ये क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि जो इनकी प्रोडक्ट है वो फिक्स रहेगी एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका। अब आप खुद बता सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है, किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी सॉल्यूशन में अगर मैं कोई बेस मिला दूँ, अक्षार मिला दूँ, तो अक्षार मिलाने पर क्या होगा, OH बढ़ेगा, और OH बढ़ने के कारण H+ कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए उस स्थिति में क्या होगा, जो OH निगेटिव है बढ़ जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन पूछे थे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, तो हमने बता दिया 6 pH वैल्यू वाला एसिडिक है, 8 pH वैल्यू वाला बेसिक है। साथ ही साथ आपसे पूछा गया था कि किसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो एसिडिक नेचर का होगा उसमें ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सिंपल सा आंसर लिख लेंगे 2-3 लाइनों का। ये सब जो भी है ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 10 में ही कर लिया है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का सॉल्यूशन की नेचर, विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब सॉल्यूशन की नेचर मतलब, अब नेचर या तो वो एसिडिक होगा, या वो बेसिक होगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा। अब इन्होंने कहा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सिंबलाइज फॉर्म में लिखूंगा, सिंबल्स की फॉर्म में लिखूंगा, आप उससे ही समझ लेंगे और लिखेंगे अपनी खुद की लैंग्वेज में। क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जाम में अगर आप रटोगे तो रटने जितना भी आपने रटा है वो सब का सब आप भूल जाओगे। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जितना रट लिया उतना का उतना वहाँ पर लिख दिया, लेकिन उस रटने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज को नहीं बढ़ाएगा, केवल आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। तो इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कही भाई, सिंपल बिल्कुल। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पर आ जाइए, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या बताया था, OH निगेटिव घटेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर इनका आयनिक प्रोडक्ट फिक्स रहता है। तो जब ये फिक्स है भाई, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, तो कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण इनमें से कोई से भी एक को अगर हम घटाएंगे तो दूसरा क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, या किसी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। बिल्कुल सेम यही होगा यहाँ पर। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल यही बताना है आपको। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, या फिर उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाएगी। ओके, या आप कह सकते हैं जो आपने क्या पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन से थे, जो भाई एक बात बताइए,
हमारे पास दो एसिड है, एक में तो है 10⁻⁻1 मोल पर लीटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरे में क्या है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे एक बार, 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, 0.1, और 10⁻⁻6 का मतलब क्या है, 0.0000001, ठीक है। अब इन दोनों में से आप किस में कहेंगे कि कौन से सॉल्यूशन में या कौन से एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये एक वीक एसिड होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे ही जो आपका एसिड है उसकी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है, या अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, क्या अक्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, यदि हाँ तो यह अक्षारीय क्यों होते हैं। डज द बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। तो इसमें आप क्या कहेंगे, यस द बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस। इतना आंसर लिखने के बाद अब इसने पूछा अगर इसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं तो फिर ये बेसिक क्यों हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में आपको पहले सबसे पहला काम यस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 3 क्वेश्चंस लगातार इसी के ऊपर बेस्ड हैं। अगर ये समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो भाई, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन कैसे बनते हैं भाई। सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम मान लीजिए वाटर हमने लिया, वाटर के साथ कोई भी एसिड हमने मिला दिया या कोई भी हमने कंपाउंड मिला दिया, छोड़ो एसिड नहीं बोलते, हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस है क्या है, ठीक है। कोई कंपाउंड, कोई यौगिक हमने वाटर के साथ, जल के साथ मिला दिया, तो इन दोनों का क्या बना, सॉल्यूशन बना, ठीक है। उसी सॉल्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है। अब सॉल्यूशन में वाटर है और वाटर के लिए ये फिक्स है, ठीक है। वाटर के लिए फिक्स होने का मतलब जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन भी है, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन, तब आपको क्या बताया है, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा। इसके बाद अब देखेंगे, अगर मैं हाइड्रोजन आयन की वैल्यू बढ़ाई तो एसिडिक, समझ गया, पहले बता दिया आपको। हाइड्रोक्साइड की बढ़ाई तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक। अब इसने कहा कि क्या इसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, तो यस, बिकॉज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड अदर कंपाउंड, ठीक है। ये किसी अदर कंपाउंड का वाटर के साथ में क्या है, क्या कह सकते हैं आप, एक सॉल्यूशन है। सो देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, बट इन दिस सॉल्यूशन द क्वांटिटी या द वैल्यू ऑफ, क्वांटिटी कहिए या वैल्यू कहिए, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज मोर देन हाइड्रोजन आयन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आगे पीछे की लैंग्वेज कुछ भी बदल दीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्या है, इन दिस सॉल्यूशन द वैल्यू या द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन या द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो दिस सॉल्यूशन इज बेसिक नेचर। इस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से अधिक है, इसलिए यह विलयन अक्षारीय प्रकृति का होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है, अंडर व्हाट सोइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइम और स्लैग्ड लाइम और चाक। मतलब कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना अथवा
चाक का प्रयोग करेगा। ठीक है भाई, 3 चीज़ें आपको बताई है। सबसे पहले आप तीनों चीज़ों के बारे में जान लीजिए कि ये तीनों होती क्या हैं, इनके केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट आपको क्या बताया है, क्विकलाइम। तो क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्विकलाइम मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जिसे आप क्या कहेंगे, CaO। ठीक है, दूसरा बुझा हुआ चूना स्लेक्ड लाइम के बारे में कहा गया है, जिसे आप क्या बोलेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नंबर थर्ड जो चाक होती है जिसे आप यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पर, आपके टीचर्स यूज़ करते हैं लिखने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की चाक बनी हुई होती है बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तीनों ही क्या हैं, ध्यान से देखिए, बेस है। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं के कार्बोनेट और ऑक्साइड दोनों ही कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये धातु का ऑक्साइड है और ये धातु का कार्बोनेट है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, तो दोनों ही क्या होंगे, आपके बेसिक नेचर के होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति या किसान, आपको जब मैंने बताया था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया था कि जो एसिड और बेस का हमारे लिए क्या यूज़ है, वो पढ़ाया था ना आपको। ठीक है, यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है ना, तो उसमें आपको बताया था कि जब कोई किसान खेत में फसल बोने के लिए जाता है तो उस समय यह देखा जाता है कि जो उसकी मिट्टी है, मृदा है, जो सॉइल है उस फील्ड की, वो एसिडिक नेचर की तो नहीं है, कहीं उसकी नेचर बेसिक तो नहीं हो गई, क्योंकि हमें अच्छी फसल के लिए ज़रूरत है किसकी, न्यूट्रल नेचर की, उदासीन होनी चाहिए नेचर किसकी, मृदा की। तो अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें बेस मिलाना पड़ रहा है। सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा लंबी बात में नहीं जाना है। सिंपल सा आंसर, बेस क्यों मिलाएंगे, किसे न्यूट्रलाइज करेगा बेस, एसिड को, मतलब अम्ल को उदासीन कौन करेगा, अक्षार, एसिड को मतलब बेस करेगा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। इसका मतलब जो सॉइल है, जो मृदा है, मृदा की नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर रही होगी, अम्लीय प्रकृति रही होगी, तभी तो उस किसान ने, उस फार्मर ने क्या किया, उस फार्मर ने अपने फील्ड में, अपने खेत की मिट्टी में इन तीनों में से किसी एक को मिला दिया। ठीक है, तो समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है आपसे, CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम क्या है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो जब आपको पढ़ाया गया था इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट साल्ट्स में आपने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 14, CaOCl2। ठीक है, इनके नाम पढ़े थे, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं इसे आप, लेकिन जो इसका साधारण नाम होगा वो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। वन वर्ड का आंसर है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी से हम कह सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब हमें क्या करना होता है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको हाईएस्ट मार्क गेन करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ना कि भाई आपसे पूछ लिया इसका नाम बताइए, आपने याद कर लिया ब्लीचिंग पाउडर और आप टॉपर बन गए, ऐसा नहीं होता। क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछा है CaCl2, तो साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, NaHCO3 का भी नाम याद कीजिए, Na2CO3 × 10H2O का भी नाम याद कीजिए। ठीक है, जितने भी आपके
सिलेबस में 4 हैं, 5 हैं, जितने भी साल्ट्स हैं सारों के नाम याद कीजिए, साधारण नाम, केमिकल नेम, सब कुछ, ठीक है। तब जाके आप समझिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके लिए एक हिंट का काम करते हैं कि ये आपका एक टाइप हो गया, ठीक है, कि भाई किसी भी साल्ट का आपको फॉर्मूला दे दिया, उसका नाम पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो करना है कि हमें ये नहीं सीखना कि भाई हमें याद क्या करना है या फिर हमें आंसर क्या देना है, हमें क्या करना है कि हमें आंसर कैसे देना है, ठीक है ना। हमें उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना कैसे है, उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से रिएक्शन करता है और विरंजक चूर्ण, जो अभी आपको बताया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसके बारे में पूछा गया है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन देखेंगे उससे पहले उस कंपाउंड का नाम, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे पूछा है कि नाम बताइए उस कंपाउंड का जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर दे देता है। तो उस कंपाउंड का नाम, पहले तो फॉर्मूला देखिए, CaOH का होल ट्वाइस। अगर हम ये बाहर ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं उसे पढ़ते हैं हम होल ट्वाइस, ठीक है ना। होल मतलब संपूर्ण, मतलब इस पूरे का, OH का, दोनों का एक साथ, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, और इसका नाम क्या होगा, स्लेक्ड लाइम कहेंगे इसे हम। स्लेक्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। अब एक रिएक्शन की बात फिर से वही आई कि हमें क्वेश्चंस केवल यहाँ नहीं छोड़ना है। अब आंसर अपनी कॉपी में तो आप यहाँ तक ही लिखेंगे, लेकिन रफ कॉपी में या अदर किसी कॉपी में आप क्या करेंगे, रिएक्शन याद करेंगे यहीं से, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया है क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा, CaOCl2 बनेगा, ठीक है, और साथ में एक मॉलिक्यूल वाटर का बन जाएगा, ओके। तो ये हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम का कौन सा यौगिक काम आता है, ठीक है। जो कठोर जल है उसे मृदु करने के लिए सोडियम का कौन सा यौगिक काम आता है। अब इसका आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ध्यान से देखिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे क्या बोलेंगे, क्या नाम है इसका, NaHCO3, हिंदी में कहेंगे खाने का सोडा इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, समझ गए। तो बेकिंग पाउडर और ये वॉशिंग सोडा या फिर बेसिंग सोडा, बेकिंग सोडा सॉरी, और ये वॉशिंग सोडा, दोनों ही कंपाउंड कैसे हैं आपके, सोडियम के हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो आपको यूजेस बताए गए हैं उनमें से देखकर आप खुद याद करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड जल की कठोरता को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या वो ये है या फिर अथवा ये है वो, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो जो भी इसका आंसर है उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। आपको क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करना है और जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है
जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी इक्वेशन भी आपको यहाँ पर देनी है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार ब्लैक बोर्ड रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा भी आप इसे कह सकते हैं, खाने का सोडा। तीनों ही चारों नाम, सभी जितने भी नाम बताए हैं सारे सारे किसके हैं आपके, इसी के नाम हैं। 2 केमिकल नेम और 2 कॉमन नेम। तो जब इसे हम गर्म करेंगे तो हीट लगा दें यहाँ पर निशान, ये जो सिंबल होता है इसे हीट का सिंबल आप कह सकते हैं कि इसे, ये जो सिंबल है ये हीट को डिनोट करता है। अब Na2CO3 बनेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस वाटर बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए यहाँ पर किसके, NaHCO3 के। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। व्हेन वी हीटेड सोडियम बाइकार्बोनेट वी गेट सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये इसका आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब POP हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सारे ही साल्ट्स लगभग किसी न किसी रूप में आपसे पूछ लिए गए हैं। तो जो आपके साल्ट्स हैं, जितने भी आपके सिलेबस में साल्ट्स हैं, वे सारे ही क्या है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये सारे NCERT क्वेश्चन है, पेपर NCERT बुक से ही बनता है। तो साल्ट्स जितने भी हैं सारे याद कर लीजिए। वीडियो साल्ट का आपको दे दिया गया है, उस वीडियो को ध्यान से देखिए। समझ नहीं आता तो फिर से देखिए। जो डाउट्स है वे अपने कमेंट बॉक्स में आप पूछा कीजिए। आप डाउट्स नहीं पूछते हैं क्योंकि, और एक बात होती है, जो बच्चे डाउट पूछते हैं उनके लिए कहा गया है मोर स्टडी मोर डाउट्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, डाउट्स उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वे क्या करते हैं, नो स्टडी, ठीक है। तो नो स्टडी नो डाउट्स। अगर आप स्टडी ही नहीं करेंगे, आपने देखा ही नहीं आपकी बुक में है क्या, बुक में मतलब खुशबू भी नए वाली है, ठीक है। जैसी नई बुक में आपको बताएं, नई बुक और नए कपड़े में अलग तरह की स्मेल आती है, बिल्कुल वही जैसी नई बुक आई थी वैसी की वैसी आज तक रखी हुई है। सर ने क्या कराया, स्कूल में किसी ने क्या कराया, ट्यूशन में क्या कराया, कोई मतलब नहीं हमें। हमें तो ऐसी की ऐसी बुक आगे अपने जूनियर्स को पास कर देनी है, ठीक है। अब देखो, ये तो हुई स्टडी की बात। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, इसमें क्या कहा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन आपसे पूछी गई है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान कीजिए क्या कहा था आपको, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बताया था। हेमी क्यों, 1/2 के लिए। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट क्या है आपका, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपसे कही गई है वाटर के साथ रिएक्शन कराइए। तो 3/2 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए रिएक्शन कराई। यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद आपको इसके गुण बताए थे, इसकी प्रॉपर्टी बताई थी POP की। ये भी एक साल्ट है जो आपके सिलेबस में है। तो POP की प्रॉपर्टी क्या थी, या फिर इसके यूजेस में भी आप कह सकते हैं, ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके एक रॉक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बनाता है, चट्टान की तरह एक ठोस पदार्थ बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। तो जिप्सम ही यहाँ पर बनेगा। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। तो क्या हुआ,
पीओपी की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, जिप्सम, जो कि एक चट्टान की तरह कठोर, जिसे डॉक्टर किस में यूज़ करते हैं, प्लास्टर करने में, या फिर ये किस में यूज़ होता है, टॉयज़ बनाने में, छतों पर पीओपी कराने के लिए। पीओपी नाम है तो छत पर जो पीओपी होती है वो भी किसकी बनी होती है, इसी की बनी होती है, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बच्चों के बाद मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर उस वीडियो का लिंक भेज दीजिए, उस वीडियो का लिंक भेज दीजिए। तो उन सारी असुविधाओं से बचने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी लॉकडाउन के इस टाइम में पढ़ने का और अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सिस्टमेटिक तरीके से, भाई पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर क्वेश्चन सभी चीज़ें बताना एक अलग बात होती है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।